नमस्ते। मैं धीरज बालियान एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर आपका ब्रेन एक्साइटमेंट क्या होता है, ब्रेन डिप्रेशन क्या होता है और इसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है, आज हम और पर्टिकुलर स्पेसिफिक होकर के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक्साइटमेंट से होने वाली डिजीज कौन सी है और डिप्रेस यानी कि जब भी आपका ब्रेन डिप्रेस होता है उससे होने वाली डिजीज कौन सी है। ठीक है, तो आज हम जनरली इन दो टॉपिक पे बात करेंगे। इसके अलावा हम आगे चीजें देखेंगे क्या होता है। ठीक है जी, तो लास्ट हमने क्या क्या पढ़ा था सर? हमने एक्साइटमेंट पढ़ लिया था। ठीक है, एक्साइटमेंट हमारा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिप्रेशन। ये ब्रेन डिप्रेस और ब्रेन एक्साइटमेंट की बात हो रही है। नंबर 1 पॉइंट देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि डिप्रेशन की स्टेज क्या है और हमने पढ़ लिया था एक्साइटमेंट की स्टेज क्या है। आज हम पढ़ते हैं इसकी डिजीज क्या है। डिजीज नंबर 1, जब भी कभी आपकी बॉडी में, इमेजिन करो आपकी बॉडी में हलचल मच रही। हलचल मच रही का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट हो रहा है। एक्साइटमेंट होने का मतलब क्या है? यूफोरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही। और क्या क्या होगा? तो सबसे पहली चीज तो क्या है भैया, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है तो सबसे पहली डिजीज क्या आ जाती है? इंसोम्निया, नींद की कमी। आपकी नींद उड़ जा, किसी भी कारण की वजह से उड़ सकती हो, है ना। कारण कुछ भी हो, कोई मोहब्बत में मारा हुआ है, कोई कह सकते हैं और किसी चीज में मारा हुआ है, कुछ प्यार के चक्कर में मारे हुए हैं, कुछ आशिकी में चले गए, कुछ जमीन जायदाद में चले गए, कुछ भी चक्कर हो सकता है। एक्साइटमेंट का कोई कारण थोड़ी। तो दो 5-7 गाली दे दो, उसका एक्साइटमेंट बढ़ गया। कितना, कितनी देर लग रही है? बहुत सिंपल है, बहुत एक्साइटमेंट किसी को भी कराना। ठीक है, दूसरी डिजीज क्या है? दूसरी डिजीज, जब भी कभी बॉडी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है तो आपको एक डिजीज और कोच हो जाती है जिसका नाम है एपिलेप्सी। कारण क्या है इसके पीछे की डिटेल बताऊंगा, ऐसे हलवे वाली बात नहीं करूंगा। एक एक कारण सबका स्पष्ट के रूप से तैयार होके जाएगा, तभी आपको समझ में आए। लेकिन पहले ध्यान से सुन लो बस कि डिजीज है कौन कौन सी, इसका कारण बताऊंगा कि ये होती क्यों है ना। तीसरी डिजीज सुन लो, इंसोम्निया हो गया, एपिलेप्सी हो गया। इसके अलावा आपको कौन कौन सी होती है जब भी ज्यादा दिमाग चलता है? आपका साइकोसिस, जिसको पागलपन बोलते हैं कि इसका चूल हट गया, यानी कि ये चल गया दिमाग। चौथा पॉइंट, इसके अलावा आपकी बोलती है एंजाइटी। एंजाइटी बोले तो चिंता। हमारे महापुरुषों ने क्या बोला है भाई साहब? चिंता चिता है, जिंदा हराम, बेकार, खत्म कर दे आदमी को चिंता। ठीक है, तो ये हमारी एक्साइटमेंट की बीमारी है। डिप्रेशन की बीमारी समझ लो। अरे भैया, डिप्रेशन, ब्रेन डिप्रेस का मतलब ही क्या कारण है? सबसे पहला, डिप्रेशन ही ले लो। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होगा उस व्यक्ति को क्या होगा? बहुत ज्यादा नींद आएगी, और बहुत ज्यादा नींद आएगी तो इसके अलावा भी उसके साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और क्या है इसमें? जैसे जैसे ब्रेन डिप्रेस होगा आपकी बॉडी में कुछ कंडीशन में पार्किंसन केसेस भी देखे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की और भी जो आगे जो डिजीज है वो सब कुछ हम इसके अंदर देखेंगे वन बाय वन। लेकिन बॉस, अब समझ लो यहाँ असली आता है खेल। हो क्यों रहा है? कारण क्या है? इंसोम्निया क्यों हो रहा है इसमें? एपिलेप्सी क्यों हो रहा है? साइकोसिस क्यों हो रहा है? एंजाइटी क्यों हो रहा है? डिप्रेशन क्यों हो रहा है? पार्किंसन क्यों हो रहा है? कारण क्या है? मान के चल लो भैया, ये आपकी खोपड़ी है ना। खोपड़ी मतलब ब्रेन। ब्रेन में दो टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। होता क्यों है? क्यों? क्योंकि भाई या तो आपका ब्रेन एक्साइटेशन होगा या इनहिबिशन होगा। अगर ये बैलेंस में होगा तो नॉर्मल होगा। यही कंडीशन हो सकती है, यही पॉसिबिलिटी है ना। अब
इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं और ये करते क्या क्या हैं, इसका कारण बताऊं। सबसे पहले आता है, इसका नाम है गाबा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब, इसको मत भूल जाना, गाबा। नहीं तो ये बाबा बना देगा आपको। गावा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसकी समझ में गावा नहीं आया उसकी समझ में कुछ नहीं आया भाई साहब। गावा समझना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। दूसरा, गावा के अलावा क्या है आपका, आ जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर हमारा इसके साथ आ जाता है, आपका गावा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, और ये मेजर मेजर आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। एक्साइटेटरी में कौन है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और ये वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को और ब्रेन के फंक्शन को स्लो डाउन करेंगे। ये क्या करेंगे, ब्रेन के फंक्शन को स्पीड अप करेंगे। एक कंडीशन और आती है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में दोगले नेचर के हैं। दोगले नेचर बोले तो वो हरामी क्या करते हैं, आपके इनहिबिटरी एक्शन में दिखाते हैं और आपके एक्साइटेटरी एक्शन में दिखाते हैं। कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप सभी को पता है, एसिटाइकोलिन, जिसको हम एच लिखते हैं, ACHH। इसके अलावा आपका भाई साहब कौन, खुशी वाला हार्मोन डोपामिन। ये आपके कौन है, दोगले नेचर के हैं। दोगले नेचर बोले तो ये इनहिबिटरी प्लस एक्साइटेटरी दोनों टाइप्स के नेचर दिखाते हैं। जहां जैसी जरूरत वहां वैसा काम, बस ये ऐसा काम दिखाता है। समझ गए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक्साइटमेंट पढ़ा, एक्साइटमेंट की डिजीज पढ़ी, अगर डिप्रेशन की डिजीज, ब्रेन डिप्रेस होगा तो उसकी डिजीज पढ़ी। और हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सर ब्रेन एक्साइटमेंट्स के लिए न्यूरोट्रांसमीटर कुछ रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आप हमने ग्लूटामेट पढ़ा, जिसमें हमने एस्पार्टेट पढ़ा। इसके अलावा हमने डिप्रेशन में क्या पढ़ा कि सर जब भी ब्रेन डिप्रेस होगा तो आपका गाबा काम करेगा, उसके बाद ग्लाइसिन काम करेगा। कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों हो रहा है वो मैंने अभी बता दिया है। अब बताऊंगा इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, काम कैसे करता है। छोड़ूंगा कुछ नहीं, बता के जाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब आ जाओ, इतनी हलवे वाली बात ना है, ये कैसे काम करेगा। ठीक है, मान लो आप एक डिजीज पकड़ लो, नंबर 1 डिजीज, एक डिजीज पकड़ लो आप, एक्साइटमेंट वाली, एपिलेप्सी। हिंदी में बोलते हैं मिर्गी, मिर्गी का दौरा। नंबर 2, एक डिजीज पकड़ लो आप जो ब्रेन को डिप्रेस कर रही हो। सबसे बढ़िया डिप्रेशन, इससे अच्छी कोई वो थोड़ी है बीमारी, इससे बढ़िया बीमारी ना है कुछ। सबसे बढ़िया बीमारी डिप्रेशन, आदमी को कुछ करने ही ना देती, ना उसको लगता कुछ हो रहा है, बस पड़ा ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा, एकदम बिल्कुल जिंदा मुर्दे की तरह। जिंदा मुर्दा मतलब बोले तो मरा नहीं है, लेकिन वो है मुर्दा ही, जिंदा मुर्दा इसलिए कहते हैं उसे। ठीक है, तो डिप्रेशन नहीं से जिंदा मुर्दा आदमी। अब देखो होता है एपिलेप्सी में और वैसे नॉर्मल में होता क्या है, ये मेरे पास एक सेल्स है। अब ब्रेन की बात हो रही है तो ब्रेन में कौन सी सेल्स होती है, ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन कंट्रोल करता है, सबको पता है। जिसको नहीं पता है वो भाई साहब बिल्कुल कतई गधा, न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका फंक्शनल यूनिट है, ये सबसे ज्यादा फंक्शन दिखाती है और इसी के ऊपर सारा कुछ बेस होता है। मान लीजिएगा कि न्यूरोनल सेल्स है, ठीक है। न्यूरोनल सेल्स कैसी दिखती है मैं आपको समझा देता हूं एक स्ट्रक्चर्स में। ये देखो, ये है आपका पूरा का पूरा एक न्यूरोनल सेल्स। होता क्या है इसमें, इसके अंदर पहले ए में देख लीजिए, इसमें है
ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एक है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और एक है आपका, इसको बोल देते हैं साइनेप्स, SYNAPS, साइनेप्स। करता क्या है ये, प्री सिनेप्टिक क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक क्या है, और ये साइनेप्स क्या है सर, ये समझा दो पहले। देखो, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक्स क्या है और साइनेप्स क्या है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स लेके आया हूं तो जरूर आपको मिल जाएगा, आई होप सो, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बेसिक वैसे ही बता देता हूँ कि सर ये होता क्या है। प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक एक जनरली हमारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में ये सारी कंडीशन होती है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का पहला हिस्सा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का बाद का हिस्सा। साइनेप्स वो जगह है न्यूरॉन्स के अंदर जहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हमारी प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक सिनेप्टिक की बात है। ठीक है, जनरली हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स का काम करने का सबसे तरीका आपको समझना है तो उसके स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। जैसे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स में होता है आपका डेंड्राइटिक्स, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में होता है आपका एक्सोन। ये क्या करते हैं, डेंड्राइटिक्स और एक्सोन, और उसमें माइलिन शीथ होती है, और इस तरीके के दो तीन चीजें और होती है, बस मैक्सिमम, इतने ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है। होता क्या है उसमें, डेंड्राइट्रिक्स क्या करती है, किसी भी सिग्नल को कैरी करती है। अब वो सिग्नल को कैरी करने के बाद वो क्या करेगा, वो आगे भेजेगा, और वो फिर आगे भेजने के बाद एक्सोन आगे सिग्नल को जो आया वो फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा किसी और सिग्नल को या फिर किसी और सेल्स को। इस तरीके से ये नेटवर्क पाथवे चलता रहता है आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूरोनल सेल्स। न्यूरोनल सेल्स होती कैसे है, काम कैसे करती है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो समझना है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन समझ लो यहाँ पे कि मान लीजिएगा सर आपके केस में आपने बताया कि ये सेल्स क्या कर रही है, प्री सिनेप्टिक्स की कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पोस्ट सिनेप्टिक है, और ये लेके आपकी साइनेप्स है। यहाँ आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, होता क्या है, कैसे है, इसमें सिंथेसिस किस चीज की होती है, इसके अंदर जनरली न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके ट्रांसमिट करते हैं प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक। ठीक है, ओके, अभी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले एक कंडीशन और समझ लो कि होता क्या है, जब भी कभी न्यूरॉन्स को एक्टिव होना है, अब इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे मत समझो कि न्यूरॉन्स को एक्टिव होना है ये करेगा वो करेगा ना। आप कब एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी कब एक्टिव होती है, आपकी बॉडी तब एक्टिव होती है जब आपको काम करना होता है। काम करना होता है यानी कि कहीं ना कहीं से आपको कोई मैसेज मिला है और उसने बोला है कि आपको काम करना है, आपको रेडी होना है, रेडी होकर के आपको नेक्स्ट जो भी आपके फंक्शन है वो फॉलो करने हैं। करता क्या है ये, इसके केस में ये होता है कि यहाँ पे एक कंडीशन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ दो कंडीशन और समझेंगे। पहली कंडीशन आप समझ लीजिएगा आरपीएम, आरपीएम। नंबर 2 समझ लीजिएगा डीपोलराइजेशन। नंबर 3 समझ लीजिएगा पोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन समझ लो। ठीक है, हाइपर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरपीएम का मतलब होता है सर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स का मतलब होता है जब भी कभी सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज -70 मिली वोल्ट होता है, उस कंडीशन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। किसी भी सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर अगर वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो अंदर यानी कि इनसाइड द सेल लिख सकते हैं हम, इनसाइड सेल क्या होगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। किस केस में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सेल्स एक्टिव नहीं है, रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में, इसलिए इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है। होता क्या है, इस सेल्स में कुछ यहाँ पे चैनल होते हैं। ये चैनल कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल। ये चैनल क्या करते हैं, इस चैनल का काम बड़ा सिंपल सा होता है, सारे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बाहर और अंदर लेके आना। ठीक है, सेल्स के अंदर जनरली पोटेशियम आपका प्रेजेंट होता है और सेल्स के बाहर आपका आपका सोडियम जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। अगर कभी मैं बोलूं कि सर ये सेल्स अभी डीएक्टिवेट है या फिर ये अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन के केस, अब इसको एक्टिव करो, अब एक्टिव करने का क्या तरीका है। ठीक है, अब यही सेल्स है, अब इस सेल्स में ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल है, ये चैनल्स। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम है। नेचुरल और नेचर ने सेल्स को कैसे डिजाइन किया है कि जब भी कभी कोई एक्शन पोटेंशियल बॉडी में, जब भी कभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये सोडियम इसके थ्रू जाएगा। कितने सोडियम, 3 सोडियम, और 3 सोडियम अंदर जाएंगे और ये क्या करेगा, 2 पोटेशियम बाहर आएंगे। 2 पोटेशियम बाहर आ गए, 3 पोटेशियम अंदर, सोडियम अंदर चले गए। इस सेल्स को क्या बोल दिया हमने, डीपोलराइजेशन, और ये सेल्स हो गई एक्टिव। क्यों एक्टिव हो गई, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ेगा तो अंदर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ सेल। किसी भी टाइप की सेल्स हो सकती है, कार्डियक सेल हो सकती है, न्यूरोनल सेल्स हो सकती है, नेफ्रॉनल सेल हो सकती है, बॉडी की कोई भी सेल्स हो सकती है, सबका यही मैकेनिज्म होता है एक्टिवेट होने का, सब में यही होता है। ठीक है, अब अगर हमें ये सेल्स को और ज्यादा हमको हाइपर एक्टिवेट करना है, यानी कि इसको हमें क्या करना है, हाइपर डीपोलराइजेशन। अगर इसको हाइपर डीपोलराइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सेल्स थी, सेल्स के बाहर सोडियम होता है, कैल्शियम्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आयंस होते हैं। तो होता क्या है जनरली, अगर आपको ये सेल्स को बढ़ाना है, इसकी हाइपर डीपोलराइजेशन कराना है, तो जब कभी आपकी इनसाइड द सेल कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर डीपोलराइजेशन। और हाइपर डीपोलराइजेशन क्या कंडीशन है, आपकी जो भी एपिलेप्सी है वो कहाँ क्यों हो रही है, हाइपर डीपोलराइजेशन की वजह से। आपकी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, आपको यूफोरिया हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके न्यूरोनल सेल्स के अंदर सोडियम ज्यादा इनटेक कर रहा है, कैल्शियम ज्यादा जा रहा है, इसलिए आपका हाइपर एक्टिवेशन हो रहा है, जिसको हमने बोला हाइपर डीपोलराइजेशन। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब साहब इसको प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में कि जो उसका जुगाड़ न बनाया जा सके, जो उसको ठीक ना किया जा सके। ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, अब ये हमने जो हाइपर डीपोलराइज किया है, अब इस सेल्स को क्या बनाना पड़ेगा, हमको पोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट भाई, नया वो चाहिए हमें। हाँ, हमें अब क्या बनाना पड़ेगा, हमारी सेल क्या थी ऑलरेडी पहले से ही, हाइपर डीपोलराइज थी। हाइपर डीपोलराइज होने की वजह से क्या हुआ था, हमें एपिलेप्सी हो गई थी, यूफोरिया हो गया था, और इसके अलावा हमें नींद भी नहीं आ रही थी। और अगर ये नींद कुछ नहीं आ रहा था तो हमें हाइपर डीपोलराइजेशन हो रहा था। कौन सा हाइपर डीपोलर, न्यूरॉन हमारा हाइपर डीपोलराइज हो गया था, जिसकी वजह से। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको ठीक करने के लिए सर एक ही जुगाड़ है,
कि ये जो सेल्स एक्टिव थी इसको इसका इसका दबदबा दबाओ, इसका मसला, इसका चिल्ला दबाओ, जब ही जाकर के शांत बैठे। होता क्या है समझ लो। नंबर वन, नंबर टू, जैसे ये कभी हम इसको हाइपर डीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन में, जनरली हमें सेल्स को पोलर बनाना पड़ता है और पोलर के साथ साथ फिर हमको हाइपर रीपोलराइजेशन बनाना पड़ता है। वो होता कैसे है, जैसे हाइपर पोलराइजेशन में क्या हुआ था, सेल्सियम कैल्शियम का इनफ्लक्स सेल्स के अंदर हुआ था। तो अगर हमें कभी सेल्स को इनएक्टिव बनाना है या फिर कभी आपको हाइपर रीपोलराइजेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। आपकी सेल्स के बाहर सोडियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सब आयंस आपके सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर जनरली रहते हैं होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल्स एक्टिव है, सेल्स इनएक्टिव होती है। जब कभी सेल्स के अंदर क्लोराइड का कंडक्शन बढ़ जाएगा, क्लोराइड इनफ्लक्स इन योर न्यूरोनल सेल, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। और अगर ये हाइपर पोलराइजेशन होगा तो ये क्या करेगी, इसको ट्रीट कर सकती है, इसको ट्रीट कर सकती है और इसको ट्रीट कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि आपका ब्रेन स्लो डाउन होता चला जाए, ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये कंडीशन है इसके केस में, ठीक है। तो जनरली हमें ऐसा ऐसा कुछ देखना है। एक चीज समझ लो, बस यहाँ पे एक चीज रह गई है, जब भी कभी हाइपर डिपोलराइजेशन होगा तो क्या होता है, बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं, मैंने आपको बताया था, ग्लूटामेट काम करेगा, नंबर 3 एस्पार्टेट काम करेगा। जब भी कभी आपकी सेल्स हाइपर रिपोलराइजेशन होती है या फिर आपका डिप्रेस होता है, ब्रेन डिप्रेस हो रहा है, ब्रेन डिप्रेस होने के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको बताया था, गावा और ग्लाइसिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके जनरली होते हैं यूज। ये कंडीशन क्या है, ब्रेन डिप्रेस। ये कंडीशन क्या है, ब्रेन एक्साइटमेंट। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो कभी भी अगर ब्रेन को, अगर जिसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो उसको कम कर दो, जिसकी कम हुई है उसको बढ़ा दो, यही हमारा इसमें ट्रीटमेंट होता है ब्रेन के केस में, ठीक है। अब समझ लो असली खेल होता है शुरू नया। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, नंबर 1 केस। सर ये सेडेटिव नाम की चीज क्या है और ये हिप्नोटिक्स नाम की चीज क्या है, इसको समझा दो, पहले इसको समझा देता हूँ। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या है, सेडेटिव्स का मतलब होता है जब भी बॉडी आपकी काम कंडीशन में होती है, और हिप्नोटिक्स का मतलब होता है जब कभी आपको इंड्यूस स्लीप कराया जाए, यानी कि स्लीप इंड्यूस कराने को हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं। ये दे क्यों रहे हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ड्रग क्यों दे रहे हैं, ये भाई साहब हम इसलिए दे रहे हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आए, सैया मोहे पिया, ऐसा करके उन लोगों को ये दिया जा रहा है, ठीक है। जिसको भाई, जिसके दिमाग में कचरा घुस रहा है, वो सोच रहा है और जिसको एंजाइटी हो रहा है उसके केसेस में तो हम उसके देंगे, इसलिए हमने ये सारी कंडीशन देखी है। अब इसमें देख लो ड्रग कौन कौन सी यूज हो रही है। ड्रग सर यूज हो रही है, नंबर 1 बेंजोडाइजेपिन और नंबर 2 होती है बारबिचुरेट। एक होती है बेंजो डायाजीपिन, नंबर 2 होती है बारबिचुरेट। बारबिचुरेट ड्रग कौन कौन सी है ये देख लो। नंबर 1 है लॉन्ग एक्टिंग के केस में फिनोबार्बिटोन, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन और
मिथॉक्सीट्रोन, ये मेजर ड्रग। ठीक है, तीसरी ड्रग भी होती है जो नॉन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती है, बट वो अच्छा एक्शन दिखाती है, उनका साइड इफेक्ट कम होता है। बेंजोडाइजेपिन ड्रग कौन कौन सी होती है? जो ड्रग आपकी हिप्नोटिक्स कोच करती है, जैसे कि डायजापाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम, टिमाजिपाम, ट्रायाजोलाम। जो ड्रग एंजाइटी के केस में यूज होती है, जैसे कि डायजापाम, क्लोराजिपाम, ओक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलाम। और जो ड्रग आपका डायजापाम उसमें कन्वर्जन के केस में यूज होता है, जब कन्वर्जन में आपकी मसल्स रिजिड हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उसके केस को ठीक करने के लिए आपका एंटी कन्वर्जन आ जाता है, इसमें डायजापाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम और ये सब ड्रग आ जाती हैं। ठीक है, अब ये करती क्या है शरीर के अंदर, इसको ठीक कैसे किया जा रहा है? ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने का मतलब क्या है? हमें इरेजर लेना पड़ेगा। हो जा भाई साहब, साफ हो जा, साफ हो जा। हम्म, देखो, हमें बीमारी क्या है? हमें नींद नहीं आ रही है। हमने तरीका क्या बताया था कि भाई साहब आपको नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपका ब्रेन एक्साइटमेंट है। हमको ट्रीटमेंट क्या देना है? आपके ब्रेन को सुलाना है, आपके ब्रेन की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको डाउन करना है, जिसकी वजह से आपको नींद आ जाएगी। यही तरीका है ठीक करने का। हमने इसके लिए क्या दवाई दी? आपको बेंजोडाइजेपिन दिया। हमने आपको क्या दिया इसके लिए? आपका बारबिचुरेट्स दिया। अब एक एक करके समझेंगे कि ये बेंजोडाइजेपिन क्या कर रही है और बारबिचुरेट क्या कर रही है, कैसे नींद इंड्यूस ला रही है। सबसे बड़ा, ये नींद आ कैसे रही है, इसकी वजह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो समझना है। देखो, ये समझो पहले, ये है असली पाथवे। ये क्या है आपका? ये है आपका प्री सिनेप्टिक। इसके अंदर जनरली हमारे क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, सिंथेसिस होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस होके यहाँ पे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, वो रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करते हैं और जो भी सेल्स की एक्टिविटी होती है उसको चेंज किया जाता है, सेल्स की एक्टिविटी बदल जाती है। होता क्या है इसके केस में, यहाँ पे समझ लो। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? ये है आपका गाबा। सिंथेसिस कैसे हुआ है गाबा, वो कभी और क्लास में बात करेंगे कि सिंथेसिस कैसे होता है गाबा का। ये गाबा यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, इसमें इसमें ओवरऑल में सिंथेसिस हुआ, लेकिन कैसे हुआ वो कभी और क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है गाबा जनरली कैसे? गाबा हुआ, यहाँ पे गाबा के कुछ रिसेप्टर होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, अब ये क्या करता है? गाबा नाम का बंदा, गावा आपका कितने टाइप्स का होता है? या तो गावा ए रिसेप्टर होगा, गावा बी रिसेप्टर होगा। गावा सी रिसेप्टर भी होते हैं बट हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके आंखों के अंदर गावा सी रिसेप्टर होते हैं, रेटिना के अंदर, हमें उसका कोई लेना देना ना है। ब्रेन में हमारे दो रिसेप्टर है, गावा ए, गावा बी। गावा ए क्या कर रहा है, गावा बी क्या कर रहा है, बस हमें उसको देखना है। ठीक है, गावा ए रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। देखो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये गावा ए की कहानी है। गावा ए रिसेप्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये जो रिसेप्टर बना होता है ये बना है आपका 5 सब यूनिट से मिलकर। ये रिसेप्टर 5 सब यूनिट कौन सी? दो तो है भैया आपकी अल्फा, दो है बीटा और एक है गामा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या मेरा मिलकर बना? गावा ए मिलकर बना। अब ये गावा ए मिलकर बन गया तो क्या कर रहा है, करेगा क्या? गावा ए मिलकर बना, होगा क्या इससे? ठीक है, जैसे ही कभी बॉडी के अंदर गाबा का लेवल बढ़ता है, आपके ब्रेन के अंदर गाबा का लेवल बढ़ता है, तो ये क्या करता है? मैंने जो आपको बताया था, आपके सेल्स के बाहर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और ये सब कुछ है,
तो जैसे ही गावा कभी गावा का लेवल बढ़ता है तो ये गावा क्या करता है, आपकी बॉडी में क्लोराइड का इंडक्शन बढ़ा देता है, क्लोराइड का इनफ्लक्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्लोराइड का इनफ्लक्स होगा, सेल्स के अंदर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। जितनी ज्यादा सेल्स निगेटिव उतनी ज्यादा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जितनी ज्यादा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उतनी ज्यादा ब्रेन की एक्टिविटी डाउन। यही बेंजोडाइजेपिन कर रही है, यही आपका बारबिचुरेट कर रही है। काम कैसे कर रही है, एग्जैक्ट पाथवे वो समझना है। ओवरऑल होता है ऐसे ही। हाँ ठीक है, यहां समझ लो इसके अंदर जो ड्रग गाबा एगोनिस्टिक होंगी वो ड्रग क्या करेंगी, गाबा के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी और वहां से गाबा को रिलीज करा करके गाबा का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से ठीक हो जाएगा। जो ड्रग एंटागोनिस्ट होती हैं वो ड्रग क्या करती हैं, इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां से गाबा रिलीज नहीं होता और गाबा का लेवल कम हो जाता है या ऑलमोस्ट घट जाता है। ठीक है, ये आपका गाबा के केस के अंदर है। ठीक, अब ये ड्रग्स आपकी काम कैसे करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लो। सबसे पहले समझ लो आपका ऑल बेंजोडाइजेपिन। ऑल बेंजोडाइजेपिन, ऑल बेंजोडाइजेपिन में होता क्या है, इसके अंदर बेंजीन रिंग होती है। ये बेंजीन रिंग होती है फ्यूज विद 7 मेम्ब्रेन ऑफ, किस चीज के 7 मेम्ब्रेन ऑफ, डायजेपिन के साथ, फ्यूज विद 7 मेम्ब्रेन ऑफ डायजेपिन, डायजेपिन के साथ आपकी फ्यूज रहती है। ठीक है, अब काम कैसे करती है इसको समझ लो। आपने कोई बेंजोडाइजेपिन ड्रग खाई, कौन सी खाई, डायजेपाम ले लो। डायजेपाम क्या करेगी, डायजेपाम गई पेट में, पेट में जाने के बाद सब कुछ गई, ब्लड में चली गई, ब्लड में जाने के बाद वो ब्लड आपका कहाँ चला गया, खोपड़ी में चला गया, दिमाग में चला गया, ब्रेन में चला गया। ब्रेन में आपके हैं न्यूरॉन, उस न्यूरॉन्स के अंदर जाएगा, वो क्या करेगा, बाइंड टू अल्फा और गामा। जो गामा ए साइड पे मैंने बोला था कि 2 अल्फा 2 बीटा और 1 गामा, तो उसमें से क्या करा, एक गामा और एक अल्फा पे जाकर के बेंजोडाइजेपिन कौन सी, डायजेपाम क्या हो गई, बाइंड हो गई, जुड़ गई। अब जैसे ही ये जुड़ी, ठीक है, अब इसने क्या किया, रिसेप्टर को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, गावा का लेवल बढ़ेगा और क्या करेगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाएगा सेल्स के अंदर, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा सेल्स के अंदर, यानी सॉरी क्लोराइड का कंडक्शन, कैल्शियम याद आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे जैसे ये होगा, आपकी सेल्स हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन होगा और आपकी सेल्स में क्या होगा, एक्टिविटी लूज होगी, एक्टिविटी लूज होगी तो उसका क्या दिखाएगा, सेडेशन। ये है आपका बेंजोडाइजेपिन का तरीका। दूसरा समझ लो, मान लीजिएगा मैंने आपको बारबिचुरेट दे दिया, ये बारबिचुरेट क्या कर गया है, बारबिचुरेट का बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म, काम सब कुछ ऐसे ही कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब बारबिचुरेट जो ड्रग है, जब ज्यादा खाते हैं तो ये गावा की तरह एक्टिव करना शुरू कर देता है।
अगर ये गाबा की तरह एक्टिविटी दिखा रहा है तो ये बहुत डेंजर हो जाता है। क्यों डेंजर हो जाता है सर? देखो, बेंजोडाइजेपिन ने क्या किया, रिसेप्टर को एक्टिवेट किया है, रिसेप्टर से गावा निकला है, गावा मिमेटिक एक्शन नहीं दिखाया है। इस चीज को ध्यान रखना। बारबिटूरेट क्या कर रही है, जैसे ही बॉडी में जाती है, यानी कि फिनोबार्बिटोन और ये पेंटोबार्बिटोन, ये क्या करती है, जैसे ही बॉडी में गई, जाने के बाद ये गाबा मिमेटिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है ब्रेन के अंदर। जैसे ही ब्रेन